ओ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े तेरा रंग कभी जिस्मों से निकलता खून कहे। हेलो, मैं हूँ राजेश सर। मेरे भाई क्लास 11th में आए हैं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप अच्छे से पढ़ते रहें, लेकिन प्रेशर में किया हुआ अक्सर जो काम होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप फ्री माइंड से पढ़ें भाई। भले ही आप क्लास 10th में जो साइंस पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, वो साइंस का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। और सिर्फ अलग सब्जेक्ट ही नहीं है ना, फिजिक्स का दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग आज जो पार्ट 1 है ना, उसमें जो मोशन इन प्लेन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और उसको पढ़ने के साथ साथ उसको पढ़ने के लिए हम लोग को ज़रूरी होता है वेक्टर, जो कि पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आप मोशन इन प्लेन को अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं है ना मोशन इन प्लेन लाइन में वेक्टर। मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारे 11th के बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर 11th में पूरा इंग्लिश में है। हम लोग क्लास 10 तक आज तक जैक बोर्ड में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम में। हम लोग को यहाँ का पढ़ाई 11th का पढ़ाई समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटल इंग्लिश मीडियम में है। तो यकीनन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना में धीरे 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 कर करके है ना आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जब आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे। अभी आप सिर्फ इतना करें कि हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसका इंग्लिश में जो टर्म है जो आपको नहीं समझ में आता है उसको हिंदी भी बताते चलेंगे, ताकि पीछे तक उस फिजिकल क्वांटिटी को जो आप हिंदी में समझते थे उसको आप रिलेट कर सकें और उसको समझ सकें। और ये फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब होता है मैथ, और मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है ना। मैथ्स में होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो भाई यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, उसको अप्लाई करने के लिए सीख गए, बस बात नहीं है। और फिजिक्स है तो ये क्या होता बोला जाता है कि ये मैथमेटिक्स का लैब है। फिजिक्स इज द लैब ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वेक्टर को, कि वेक्टर में कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल के मतलब क्या होता है? पैरेलल के मतलब होता है कि ऐसा दो लाइन है ना, ऐसा दो लाइन जो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हो, आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हो। इसको एकदम इन्फिनिटी तक खींचें, इसको इन्फिनिटी तक ड्रॉ करें, इसको इन्फिनिटी तक ड्रॉ करें, इसको इन्फिनिटी तक ड्रॉ करें, है ना, वो आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये कहलाता है पैरेलल वेक्टर। भाई हम लोग पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं झारखंड बोर्ड के बच्चों को। तो भाई झारखंड बोर्ड वाले बच्चों को हो एकदम अच्छे से हम समझते हैं कि एकदम पूरा उसको ठेठ में समझाना पड़ता है, ठीक है ना। तो भाई आइए, पैरेलल मतलब क्या समझाया? समांतर। तो दो वेक्टर है, उसको तब कह सकते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर है जब दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। हो सकता है कि उन लोग को जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कम है। ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है ना। इधर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। दोनों का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, तो इसको बोलते हैं कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या है ना, पैरेलल वेक्टर है। क्या बोलेंगे डेफिनेशन, है ना? वेक्टर्स है ना विच हैव सेम डायरेक्शन। दो या तो दो से अधिक वेक्टर है ना जिसका डायरेक्शन सेम होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोले? एक कंडीशन है सिर्फ कि मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जो वेक्टर ए है उसका वही डायरेक्शन है जो वेक्टर बी का है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हम लोग के पास
पैरेलल वेक्टर में एक और बात समझना जरूरी है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है ना, तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों यदि पैरेलल है तो उसका बीच का जो एंगल कहलाता है ना, वो कहलाता है 0 डिग्री, है ना। पैरेलल ए है, वेक्टर ए है ना, और फिर वेक्टर बी है। अब इन लोग दोनों के बीच का यदि पूछा जाए, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, उन लोग दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूल है ना, कि हम लोग यदि किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, उसके पैरेलल में उसके पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है ना, क्या है, वेक्टर बी है वेक्टर, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा ना, जब उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये जो वेक्टर ए बी है उसको पैरेलली यदि शिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो वेक्टर ए था, है ना, ऐसा ए, और वेक्टर बी है, बी यहाँ पर है, उसको उठा करके यहाँ पे ले आए, है ना, तो इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। तो बोलेंगे ना भाई कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है एक दूसरे के ऊपर आ गया, एकदम कॉन्साइड कर गया। जब कॉन्साइड कर गया, है ना, कॉन्साइड कर गया, तो इन लोग दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं हुआ, वो 0 डिग्री हो गया, है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर है ना उसको पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करेंगे इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, है ना। जब इसी के ऊपर आ जाएगा तो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, उन लोग दोनों का बीच का जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 0 डिग्री। इसलिए कहते हैं कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है ना तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। चलिए आगे समझते हैं, है ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर मतलब कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड मतलब जो बताए थे कि भाई यदि वेक्टर ए को हम लोग एरो हेड से दिखाते हैं, है ना, एरो लेंथ हो गया कुछ और उसका एरो हेड से दिखाते हैं तो वो कहलाता है वेक्टर। और उस वेक्टर में जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ होता है, वो लेंथ दिखाता है किसको, मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और जो एरो है वो दिखाता है डायरेक्शन को। तो भाई यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, इक्वल है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ईस्ट की तरफ है ना। तो ये कहलाएगा इक्वल वेक्टर। बोलेंगे कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के बराबर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी के क्या चीज़ है, बराबर है। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा कि वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और सेम डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। और जो इक्वल वेक्टर होता है उसका यदि मैग्नीट्यूड का बात करें ना, तो क्या होता है, सेम होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, उन लोग दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस जो वेक्टर होता है वो वेक्टर भी बराबर होगा, वो वेक्टर तो बराबर होगा ही होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर तो होगा ही होगा। जब वो दोनों वेक्टर ही बराबर हो गया, वो दो वेक्टर भी बराबर हो गया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इक्वल वेक्टर। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब होता है कि पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन है कैसा है, अपोजिट है। तो एक वेक्टर इधर है ना, और एक वेक्टर इधर है। इसको यदि पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो ये वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। और जो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। और अपोजिट वेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। वेक्टर ए है ना, और वेक्टर बी है, दोनों जो वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और पैरेलल भी कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो पैरेलल जो अपोजिट वेक्टर जो होता है ना, उसका डायरेक्शन अलग होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है बोले कि अपोजिट वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। देखिए
यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है वह उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक भी है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, और फिर उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ये वाला वेस्ट की ओर इसका डायरेक्शन है ना, तो इसका डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। किसका है? ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या है? अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग होता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। उसको हम लोग कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स। मेरे भाई, जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है उसको लिए ए, तो जो वेक्टर बी होगा अपोजिट है, तो अपोजिट को दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं माइनस में। क्या लेते हैं? माइनस में। तो वेक्टर ए जो होता है वो जो वेक्टर बी के क्या होगा? अपोजिट होगा। यदि बी वेक्टर लिए है ना, तो बी वेक्टर जो होगा ना, सो ए वेक्टर के क्या होगा? नेगेटिव होगा। वेक्टर बी जो होगा, सो एक जो वेक्टर होता है वो दूसरे के क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक जो वेक्टर होता है दूसरे से नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। बोलते हैं वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर जो ए है ना वो क्या है? जो वेक्टर बी है ना, उसके तुलना में क्या चीज़? नेगेटिव है। एक तो वेक्टर बी ए है तो दूसरा वेक्टर के क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। जो अपोजिट वेक्टर्स होता है ना, उसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। जो अपोजिट वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अपोजिट वेक्टर है, तो अपोजिट वेक्टर को ही बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर्स। क्या कहा जाता है? नेगेटिव वेक्टर्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या होता है नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर? क्या होता है? तो नल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में समझिए। नल वेक्टर तो बोलता है ना कि एक वेक्टर है ना, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। जैसे कि फोर्स लग रहा है F1 इधर की ओर है ना, और F2 फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा है ना F1 है ना माइनस F2, F1 माइनस F2। जब अपोजिट तरफ फोर्स लग रहा होता है ना, अपोजिट तरफ फोर्स लग रहा होता है तो ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर है ना, और ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो दोनों इधर जितना फोर्स लग रहा है ना, उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर लग रहा होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, मतलब ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ना? माइनस करना पड़ता है। तो इधर लग रहा है ना F2 है ना, माइनस हो जाएगा F1। और दोनों यदि बराबर है, दोनों यदि बराबर है तो F माइनस F है ना, यह हो जाएगा 0। तो नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर है ना जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट जो है ना वो 0 है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नल वेक्टर। मतलब कोई भी दो फोर्स है ना जिसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स था है ना, इस केस में उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है। तो बोलते हैं कि ये क्या है? नल वेक्टर है। क्या है? नल वेक्टर। चलिए आगे, नल वेक्टर में जो है ना क्या होता है, जैसे कि F1 जो होता है ना, F1 जो है ना, दोनों तो बराबर फोर्स लग रहा है यार। जब बराबर फोर्स लग रहा है तो F1 और F2 क्या चीज़ है? बराबर है। लेकिन अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होता है तो एक फोर्स दूसरे के नेगेटिव होता है, तो एक फोर्स दूसरे के नेगेटिव हो गया। इसको थोड़ा सा है ना सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? F1 है ना माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में F2, इधर कुछ नहीं तो हो जाएगा 0 है ना। तो जब कभी भी है ना कोई वेक्टर है ना, उन लोग दोनों का जोड़ने के बाद एक वेक्टर A और वेक्टर B, एक वेक्टर A और वेक्टर B दोनों को जोड़ने के बाद यदि बराबर हो जाए, उसका 0 वैल्यू आए, उसका मैग्नीट्यूड 0 आए है ना, तो बोलते हैं कि वो क्या है? 0 वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो 0 होगा ही होगा, इन लोग दोनों जो है ना 0 आता है, जोड़ने के बाद 0 आया तो उसको बोलते हैं क्या? कि 0 वेक्टर है। क्या है? 0 वेक्टर। 0 है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? 0 वेक्टर। मतलब कोई दो फोर्स लग रहा है और
उसका रिजल्टेंट आया 0, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना, वो क्या होगा, 0 के बराबर हुआ। तो इसको बोलेंगे क्या है, 0 वेक्टर है। क्या है, 0 वेक्टर बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो 0 वेक्टर कहलाता है क्या, नल वेक्टर। 0 वेक्टर को ही क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है कोप्लैनर और क्या होता है नन कोप्लैनर वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है, क्या बनाया हुआ है, प्लेन बनाया हुआ है। ये वाला है ना, एक अलग प्लेन है, ये वाला एक अलग प्लेन है ना। देखिए ये हो गया, मान लीजिए यदि बोलें कि ये x है ना, और ये वाला y है और ये वाला है z, ऐसा प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये वाला है ना, और ये वाला y z प्लेन में ये है ना, और x z प्लेन के अंदर ये आ रहा है। तो कोप्लैनर वेक्टर उसको कहेंगे जब वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर होता है। देखें तो जो c वेक्टर है और b वेक्टर है और जो a वेक्टर है, तीनों का तीनों जो है ना, सो एक्स जेड प्लेन के अंदर है, एक्स जेड प्लेन के अंदर है। तो बोलेंगे तीनों कैसा प्लेन वेक्टर है, कोप्लैनर वेक्टर है। प्लेन मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, प्लेन मतलब होता है समतल। क्या होता है, समतल। जैसे कि बोर्ड है, ये भी समतल है, प्लेन है। बोले कि ज़मीन है, ये भी समतल है, प्लेन है। दीवार है, ये प्लेन है, समतल है ना। तो ये प्लेन के अंदर, कोई एक प्लेन के अंदर यदि बहुत सारा वेक्टर का ग्रुप यदि वो एक ही प्लेन के अंदर होता है, यदि वो एक ही प्लेन के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे कोप्लैनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लैनर वेक्टर। और जैसे बोले ना कि क्या जो वेक्टर सी है, जो सी वेक्टर है और जो वेक्टर डी है, क्या इन लोग दोनों जो है ना सो कोप्लैनर है, कोप्लैनर वेक्टर है? तो बोलेंगे नहीं, ये कोप्लैनर वेक्टर नहीं है। तो ये कहलाएगा सी और डी नन कोप्लैनर वेक्टर कहलाएगा, नन कोप्लैनर वेक्टर। और सी और बी और ए तीनों कहलाएगा, सी बी ए तीनों कहलाएगा कोप्लैनर वेक्टर। क्या कहलाएगा, कोप्लैनर वेक्टर। चलिए, तो कोप्लैनर वेक्टर के बारे में यह बात याद रखिएगा, कोई भी दो ठो वेक्टर, क्या बोलें, कोई भी है ना दो वेक्टर, कोई भी है ना दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है ना जो यूनिवर्स में होता है वो हमेशा क्या होता है, कोप्लैनर होता है। कोई भी दो वेक्टर रहेगा है ना, तो वो एक दूसरे के क्या रहता है, कोप्लैनर रहता है। लेकिन यदि तीन वेक्टर आ गया है ना, तीन वेक्टर आ गया तो हो सकता है कि वो क्या हो, तीन वेक्टर आ जाए तो बोलेंगे हो सकता है कि प्लैनर हो सकता है कि प्लैनर नहीं भी हो सकता है, कोप्लैनर नहीं भी हो सकता है। लेकिन दो वेक्टर रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कोप्लैनर रहेगा, एक ही प्लेन के अंदर होगा। दो वेक्टर है तो या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा, या तो एक्स में होगा या तो जेड में होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कोप्लैनर वेक्टर तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे है ना, तो मेरे भाई आगे बात ध्यान रखनी जरूरी है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। तो बोलेंगे ना वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, सेम लाइन वेक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पर ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है, लेकिन वो क्या होगा, सेम ही लाइन में होता है। बोला ना कि वेक्टर्स, क्या बोल रहे हैं, बोले कि वेक्टर्स है ना जो सेम लाइन पर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना, एक ही लाइन के ऊपर होता है, एक ही लाइन के ऊपर है, यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, वो ऐसा भी हो सकता है वो 0 डिग्री पर हो, एक ही लाइन के ऊपर हो लेकिन 0 डिग्री पर हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों जो है डायरेक्शन दोनों का सेम हो है ना, और फिर दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। हो सकता है कि उन्होंने दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन है तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, तो ये भी कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। हो सकता है कि उन दोनों का जो डायरेक्शन है ना, एक दूसरे के बीच में जो एंगल है वो 180 है, क्योंकि
एक लाइन है, एक वेक्टर है ये इधर से, है ना, और एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर है इधर। जब इसको शिफ्ट करेंगे पैरेलली, है ना, तो ये वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला जो वेक्टर है ना उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए तो ये हो जाएगा ऐसा। और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये कहलाता है कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर जो है ना सो हो सकता है ना, कि दोनों क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहले से दे रखा हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में पहले से दे रखा हो, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कहने का मतलब है ना, इसको शिफ्ट कर दिए, ये इसको यहीं पर रखें और इसको शिफ्ट कर दिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो दोनों का क्या हो गया, बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 180 डिग्री। लेकिन है तो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कोलिनियर वेक्टर। क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, यदि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो बोलेंगे उसको कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, आगे बोलें तो बोले ना भाई, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। तो भाई साहब ये वाला जो बिंदु है ना, उसके को इनिशियल वेक्टर मतलब वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। बहुत सारा वेक्टर्स है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर। मेरे भाई जितना भी मैं आप लोगों से पढ़ा रहा हूँ सब एनएल जो एलन है ना, जो कि आईआईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा कोचिंग माना जाता है, उसके डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहे हैं, जो क्लास 11 का टॉपिक है। तो अब भाई है ना, ऐसा करते हैं हम लोग कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटी ये तो है टोटल को टोटल जो एलन का नोट्स है, प्रेजेंटेशन है, उससे सीधा सीधा आपको पढ़ाया जा रहा है। को इनिशियल जो वेक्टर है क्या बोले उसको, बोले ना कि वेक्टर्स है ना जिसका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। जो वेक्टर ए है उसका भी इनिशियल पॉइंट यही है, जो वेक्टर बी है उसका भी इनिशियल पॉइंट यही है, वेक्टर सी है इसका भी इनिशियल पॉइंट वही है, जो वेक्टर डी है उसका भी इनिशियल पॉइंट सेम है। तो वे सभी वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। चलिए है ना, और बोलें तो क्या होता है को इनिशियल वेक्टर, बोला ना कि वेक्टर्स जिसका क्या होता है, सेम इनिशियल पॉइंट होता है। दूसरा बात जानना जरूरी है कि यहाँ पर ए बी सी डी जो है ना कैसा वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है। अच्छा, कनकरेंट वेक्टर क्या होता है, कनकरेंट वेक्टर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है ए वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो भाई पता चलेगा ना कि जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर जो वेक्टर सी है और जो वेक्टर ई है ना, आया, और जो वेक्टर बी था यहाँ पे और जो वेक्टर डी है यहाँ पर, कनकरेंट लाइन, कनकरेंट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका एक पॉइंट सभी में कॉमन होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो इसके लिए भी है ना, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसके लिए भी है, इस वेक्टर के लिए भी है। जो ये वाला पॉइंट है ना, वो इसके लिए भी है, और जो पॉइंट ये वाला वेक्टर है वो इसके लिए भी है। तो कनकरेंट वेक्टर ये होता है ना। थोड़ी सी है ना, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताते हैं। क्या बोले ना, क्या बोले ना, वेक्टर्स विच पास थ्रू कॉमन पॉइंट। एक वो सभी वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से क्या होता है, पास करता है। जैसे कि जो वेक्टर ए है ना, वो भी यही वेक्टर से, यही पॉइंट से पास कर रहा है। जो वेक्टर है ना क्या चीज़ डी है, यही पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। जो वेक्टर सी है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो जो एक ही पॉइंट से पास होने वाला जो वेक्टर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। क्या कहते हैं, कनकरेंट वेक्टर्स। तो वेक्टर बी, ए बी सी डी, ये सब सारे जो वेक्टर्स हैं ना वो कैसे वेक्टर्स हैं, है ना, कैसे वेक्टर्स हैं, कनकरेंट वेक्टर्स हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे बोला तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें। तो बोला ना सेम मैग्नीट्यूड, बोला ना कि भाई
सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता है वो कहलाता है इक्वल वेक्टर, है ना। बोला ना कि सेम मैग्नीट्यूड हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो कहलाएगा अपोजिट वेक्टर। क्या कहलाएगा? अपोजिट वेक्टर। यदि वेक्टर है उसका वैल्यू है, उसका जो जीरो हो गया उसका वैल्यू, तो कहलाएगा क्या? नल वेक्टर। क्या? जीरो वेक्टर को ही कहा जाता है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को क्या कहा जाता है? नल वेक्टर। यदि दो वेक्टर कोई है ना, वो हमेशा क्या होगा? कोप्लानर होगा, एक ही प्लेन के अंदर आएगा, एक ही प्लेन के अंदर होएगा, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं द एंड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। और फिर एक बात बता देते हैं कि चैनल बहुत ही स्टार्ट है और आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।